हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रवाह में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे क्लास 11th हिस्ट्री की वीडियो सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाठ 2 लेखन कला और शहरी जीवन की। तो आइए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो लेखन कला और शहरी जीवन। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। फरात यानी यूफ्रेट और दजला यानी टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस यानी मध्य और पोटेमोस यानी नदी से मिलकर बना है। इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिण भाग को सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। इसके पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियाँ स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थीं, जिनसे भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं थी और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब फल देते थे। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए, एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। उसकी विशेषज्ञता तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बिठाना पड़ता है।
और इसलिए एक सामाजिक संगठन अति आवश्यक है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, गाड़ियाँ, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पाड़ के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तथा तभी संभव होता था जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमय को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ी में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जलमार्ग ही होता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरों और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन की अच्छी मार्ग थी। उन दिनों फरात नदी व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रादुर्भाव हुआ। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर उसे गूंथकर ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वह आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। फिर सरकंडे की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह बना देता था। ऐसा तीलियों से किया जाता था। ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थी और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थी। उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिलती हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन हो गई। लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाने लगा। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकारी चिन्ह का प्रयोग किया जाता था, वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था। मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे।
और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता है। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थे। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एनमर्कर के बारे में लिखे गए सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है। मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता भी झलकती थी। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और बाकी शाही शहर थे। बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने अपने गांवों में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत सूखे रह जाते थे। कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी यहाँ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते थे, वे अपने पास की जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। लोग अपने हिस्से की सारणी में से गाद नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसलिए मेसोपोटामिया के देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो जीतते थे वो अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। बाद में एक समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई। मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठी कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, वहां से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। उरुक नगर 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का काम करना पड़ता था। कृषि कर भले ही ना देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था और काम के बदले उन्हें अनाज दिया जाता था। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी के ईंट तैयार करने और
मंदिर में ईंटों को लगाने के कामों में जुट जाते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई। तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन आया, जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, और वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी व संकरी गलियां पाई गई, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे और ईंधन के गट्ठे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। उरुक में नगर नियोजन की पद्धति की अभाव था। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। अब बात करते हैं मेसोपोटामिया के पशुचारक क्षेत्र और व्यापारिक नगर की। 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। मारी नगर फरात नदी की ऊर्ध्वाधारा पर स्थित है। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में ले लिया जाता था। पशुचारक को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। किसानों तथा गरड़िये के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गरड़िये खानाबदोश होते थे और कई बार किसानों के गांवों पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशु चारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नाहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदाय के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये समूह गरड़िये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों के माल के नाव जाते थे, जो फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया से ले जाया करते थे। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। मारी के अधिकारी
पोत पर जाया करते थे। उन पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। मारी राज्य सैनिक की दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिश महाकाव्य के अंत में मिलता है। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियों, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरे को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेजों और किताबों की जरूरत पड़ती है, ताकि विद्वानों की आगे आने वाली पीढ़ियां उन्हें पढ़ सकें। मेसोपोटामिया की दुनिया को सबसे बड़ी देन है उसकी काल गणना और गणित की विद्वतापूर्ण परंपरा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपसे अध्याय 3 में 3 महाद्वीपों में फैले हुए साम्राज्य की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।